हेलो बच्चों। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो लेक्चर सीरीज हमने चला रखी है, जो ये यूट्यूब पर हमने बैच चला रखा है, तो इसके अंदर हम अब तक 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 8 लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स बड़े हैं, कुछ लेक्चर बहुत ही छोटे हैं। तो टॉपिक वाइज हम सारे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप सब लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल चाहिए, एमएससी के लिए चाहिए, पीएचडी के लिए चाहिए, नेट एग्जाम के लिए चाहिए, गेट एग्जाम के लिए चाहिए, आईआईटी जैम के लिए चाहिए, 11th के लिए चाहिए, 12th के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट physicsadvisor.in, जो कि आपको स्क्रॉलिंग के अंदर दिख रही होगी, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर सारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और इसके साथ ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट physicsadvisor.in पर। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गाउस लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो गाउस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म को निकालने के लिए सबसे पहले आपको गाउस लॉ पता होना चाहिए। गाउस लॉ देखिए होता क्या है। गाउस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि आपके पास एक स्फीयर है, जस्ट लाइक फुटबॉल। स्फीयर होता है जैसे कि फुटबॉल, एक मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है, या फिर एक वॉलीबॉल है, या फिर एक बॉल है। उसके सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, जैसा आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो वो जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस स्फीयर की सरफेस से आउटसाइड जाएंगी। किधर जाएंगी? आउटसाइड मूव करेंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी उसको हम फ्लक्स से डिफाइन करते हैं। किससे करते हैं? फ्लक्स से डिफाइन करते हैं। तो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नॉर्मली होती है, और मल्टीप्लाई जो टोटल सरफेस एरिया होता है जिससे वो इनकमिंग या आउटगोइंग हो रही है। तो गाउस लॉ जो हमारा होता है ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो उस सरफेस के अंदर क्लोज चार्ज के 1/ε0 टाइम्स बराबर होता है। कितना बराबर होता है? 1/ε0 टाइम्स बराबर होता है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है। तो डे बाय डे हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो जिनको आप अच्छे से देख सकते हो और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है। तो चलिए अब हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म में गाउस लॉ को पढ़ने से पहले आपको गाउस लॉ को पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इधर। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है अपना फ्रेम, ठीक है, ओके। देखिए बॉयज, देखिए डियर स्टूडेंट्स, गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो गाउस लॉ अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अब गाउस लॉ समझते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ according to Gauss law, the net flux, according to Gauss law, the net flux associated with enclosed surface is 1/ε0 times that enclosed 1/ε0 times that enclosed charge, 1/ε0 times that enclosed charge। तो गाउस लॉ हमारा ये बोलता है कि अगर आपके पास एक सरफेस है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक सरफेस ले रखा है, ये एंटायर सरफेस हमारे पास प्लस क्यू। इस एंटायर सरफेस के अंदर एक चार्ज रख दिया हमने, ये रहा हमारा चार्ज प्लस क्यू। तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होंगी, जो प्रोड्यूस होंगी, वो फील्ड लाइंस के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगी। और जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल एनक्लोज चार्ज।
जो इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा गाउस लॉ है बच्चों। क्या है ये हमारा गाउस लॉ है। तो गाउस लॉ जो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो अब देखिए आगे इस गाउस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं। ये हमारा गाउस लॉ हो गया, मैंने आप लोगों को गाउस लॉ के बारे में डिस्कस कर दिया। तो देखिए ये तो इसका नॉर्मल हो गया। अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म। अब जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है वो डिफरेंशियल फॉर्म का ही है। तो हम डिफरेंशियल फॉर्म को एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है गाउस लॉ की। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है गाउस लॉ की। देखो बच्चों, कल के लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेशन में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे गाउस लॉ का प्रूफ। तो उसके अंदर उससे पहले हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। तो फ्लक्स से रिलेटेड आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो पहले देखकर आ सकते हैं। तब आपको यहाँ पर अगर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे आएगी नहीं, अगर आ रही है तो आप पहले फिर इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए डिफरेंशियल फॉर्म को स्टडी करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म को स्टडी करने के लिए वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा मैंने माना है कि आप लोग जानते होंगे। वी नो दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो आपको यहां पे दिख रहा है। ये रहा हमारे पास क्लोज सरफेस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, तो ई वेक्टर भी इधर ही होगा। और डीएस वेक्टर जो कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, हमने यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लिया डीएस। पूरे का सरफेस एरिया है स्फीयर का एस, यहां पर हमने लिया है ये डीएस। तो डीएस के रेस्पेक्ट में जो फ्लक्स होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतना। तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। तो अब देखिए दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू हमारे पास 1 होता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बच्चों अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वी कैन राइट नाउ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जिससे भी फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर 2 जिससे भी फ्लक्स कितना होता है, E डॉट डीएस। तो देखो मैं आपको एक बार साइड में समझा देता हूं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कैसे आई, समझ लो थोड़ा सा। देखो साइड में समझा देता हूं कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हमारी कैसे बनी। तो देखो थोड़ा सा समझिएगा। इधर हमारे पास ये हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया एस है। ये जो स्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, एस है। इसके ऊपर एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया डीएस। क्या ले लिया, डीएस। अगर इस कंप्लीट सरफेस एस से, वॉल्यूम नहीं सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट सरफेस एस से एसोसिएटेड फ्लक्स है फाई, तो डीएस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, डी फाई। तो भाई डीएस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, डी फाई। तो देखो फ्लक्स की हमें जानते ही हैं, फ्लक्स का डेफिनेशन हमारे पास होता है क्या है, तो डीएस से एसोसिएटेड फ्लक्स होता है डी फाई। तो लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस। अब दोनों का जो एंगल है वो एक ही तरफ है, ई वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में है और डीएस भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर लिख सकते हैं 0 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1। तो डी फाई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ई डी एस। तो यहां से अगर हम दोनों का इंटीग्रेशन कर दे तो ये बन जाएगा फाई, और यहां पर ये हमारे पास बन गया ई वेक्टर डॉट डीएस लिख दो या फिर ई डॉट डीएस लिख दो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा ऐसे बना। तो अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गए। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये चीजें समझ में
आ गई होगी। तो देखो आगे अगर हम इसको डेरिवेशन को करें, डिफरेंशियल फॉर्म को करना चाहे, तो हमें अब इसका वॉल्यूम कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अब देखो भाई, नाउ वी यूज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी यूज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, रो से। तो रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू डिवाइड बाई डीवी। तो यहां से अगर हम डी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों रो डीवी, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास ये बन जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डीवी। अब देखो हमने क्या किया, हमने शुरू में मैंने आपको बोला कि एक स्फेयर कंसिडर किया है, स्फेयर कंसिडर किया है तो स्फेयर का वॉल्यूम भी होता है, तो उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो वो जो प्लस क्यू चार्ज है पूरे वॉल्यूम में अपनी फील्ड लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फैलाएगा। तो वॉल्यूम में अगर फैलाएगा तो पूरे वॉल्यूम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर। और वॉल्यूम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डीवी। अगर डीवी वॉल्यूम में चार्ज डीक्यू है तो dq डिवाइड बाई dv का जो रेशियो होता है उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसे ही dq डिवाइड बाई ds को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और dq डिवाइड बाई dl को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब 1d चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2d चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3d चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्लास 12th में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए ये हमने निकाल लिया यहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हमने कर दिया बच्चों अब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास देखो इंटीग्रेशन करने के बाद ये तो बन गया Q, ये तो बन गया इंटीग्रेशन से Q, रो होता है कांस्टेंट, और यहां पर ये बन गया क्या dV। इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखो हम इसको किस में पुट करते हैं, Q के वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हम यहां से Q का वैल्यू उठा के पुट करेंगे इसके अंदर, तो रो इंटीग्रेशन जो कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है d। इक्वेशन नंबर बन गया क्या 5। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लो, इससे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो यहां तक हमारी सारी चीजें नॉर्मल हैं, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम इसको थोड़ा सा आगे पुट कर सकते हैं। तो देखो नाउ, अब देखो एक सुना होगा आप लोगों ने, नाउ यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या काम आती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम काम आती है बच्चों सरफेस, किसको, सरफेस इंटीग्रेशन को, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अगर हम यहां पर यूज करेंगे तो देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसको चेंज करने में, सरफेस को वॉल्यूम में। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखो सरफेस ये रहा, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में लिखना चाहेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल डॉट ई वेक्टर डॉट डीवी। इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने का तरीका है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूं अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको ये सारी चीजें टाइम टू टाइम क्लियर हो जाए। इसको बॉक्स में बंद कर दिया मैंने।
ये लो, ये हमारे पास इसके ऊपर लगा दो स्टार, इसी के अंदर इसी का यूज होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमने चेंज कर दिया। अब बच्चों देखो इक्वेशन नंबर 5 देखिए, इक्वेशन नंबर 5 में ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है यहां पे, इस सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में अगर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन कट जाएगा और बाकी जो चीजें बचेंगी वो हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को रिप्रेजेंट करेंगी। तो नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करता हूं आपका टाइम बचाते हुए। तो चलिए, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम यूज करेंगे क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर। ये सरफेस इंटीग्रेशन को ऐसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, डेल डॉट ई डीवी, डेल डॉट ई डीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम पूरा क्लोज है, लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीवी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीवी। इसको हमने चेंज कर दिया, देखो इक्वेशन नंबर 4, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो इंटीग्रेशन डीवी, रो को अंदर ले लो या बाहर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब नाउ वी कैन राइट एज इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूं, कैसे, ऐसे देखो। अब इक्वेशन 5 को आप लिख सकते हो ऐसे, सो डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, ये बन गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला स्टार, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो हमने रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखा, देखो यहां पर ये हमारे पास ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कट गया, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट गया, लेकिन इंटीग्रल टर्म्स को हम ऐसे काट के शो नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया। तो बचा क्या, इधर तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा और इधर हमारा डेल डॉट रो बचा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आती है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अब ये जो आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ दिख रहा है, ये हमारे मैक्सवेल भाई साहब का, मैक्सवेल भैया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, भैया का, मैक्सवेल भैया का। किसका इक्वेशन है बच्चों, ये मैक्सवेल भैया का इक्वेशन है। तो मैक्सवेल भैया का इक्वेशन है हमारे पास किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। तो मैक्सवेल के इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम गाउस लॉ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गाउस लॉ का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा मैक्सवेल जी के 4 इक्वेशन हैं और उन चारों को हम अलग से स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल अब तक डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ कंप्लीट हो गया है। तो यहां से हम गाउस लॉ, आज हमने क्या सीखा, देखिए हमने सीखा हमने सीखा गाउस लॉ के बारे में। किसके बारे में, गाउस लॉ के बारे में, कि हमारा गाउस लॉ क्या बोलता है क्या नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए तो हमारा गाउस लॉ क्या बोलता है, गाउस लॉ हमारा बोलता है कि अगर आपका किसी क्लोज सरफेस के रेस्पेक्ट में फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो वो जो फ्लक्स है आपका फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये हमारा गाउस लॉ हमें बताता है। तो इस तरीके से हम हमारे गाउस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म को और गाउस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म को या फिर उसके प्रूफ को या उसके डेरिवेशन को मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर समझाया था। तो गाउस लॉ जो होता है वो कैसे आया उसको आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म जो कि एक मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इक्वेशन है,
उसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को 1 बाय 1 डिटेल में मैं सारी चीजें समझाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, तो सारा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। बस शर्त यह है कि जिन स्टूडेंट्स को नीड है, जो लोग बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी स्टूडेंट्स को ये डिटेलिंग लेक्चर्स आप शेयर कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारी चीजें आपको यूट्यूब पर ही करवाएंगे, इसके लिए हम कोई भी अलग से प्लेटफॉर्म का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। बस शर्त इतनी है कि आप इसको 1 बाय 1 शेयर करते जाओ और जिन स्टूडेंट्स को नीड है उनको बता दो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।